नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष श्रृंखला के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसे जानना किसी भी ज्योतिष व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जी हां, आज हम बात करेंगे ग्रहों के उच्च और नीच के बारे में। किसी भी व्यक्ति को यदि आपने पूर्व के अंदर कुंडली दिखाई होगी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई होगी, कभी ना कभी आपने सुना अवश्य होगा अमुक ग्रह आपकी कुंडली में नीच का बना हुआ है, अमुक ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का बना हुआ है। उच्च और नीच ये दोनों ही स्थितियां ग्रहों की हमारे को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हम अच्छे से पता कर सके कौन सा ग्रह किस कुंडली में शुभ फल देने के लिए बाध्य है और कौन सा ग्रह किस कुंडली में अशुभ फल देने के लिए बाध्य है। यहां अपनी नोटबुक के अंदर सर्वप्रथम नोट डाउन कीजिएगा, जो ग्रह उच्च के होते हैं वो सदैव बाध्य होते हैं आपको शुभ फल देने के लिए, और जो ग्रह नीच के होते हैं वो सदैव बाध्य होते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा ग्रह क्यों ना हो। इसे ही आज हम चर्चा में लेने जा रहे हैं और आपको बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को ग्रहों के उच्च नीच पढ़ाते हुए देखा है, वहां इतने ज्यादा डाउट्स वो क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति को बहुत लंबा समय लग जाता है ग्रहों को उच्च और नीच को पढ़ने में, समझने में। किंतु आज जिस गतिविधि से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मेरा पूर्ण विश्वास है इसे यदि जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, इससे यदि आपने अच्छे से समझ लिया, मात्र 5 मिनट में आपको ग्रहों के उच्च और नीच बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी एक कुंडली पहले समझ लीजिए, उसके पश्चात पास में एक पेज के ऊपर ये कुंडली बनाइएगा, एक पेज पर ये कुंडली बनाइएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, या पहले समझ लीजिए, उसके पश्चात इस कुंडली को ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उन ग्रहों की जो कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का होता है, उसके पश्चात हम बात करेंगे नीच ग्रहों की। यहां आप कुंडली देख रहे हैं, मैंने 2 कुंडलियां बनाई है। 1 नंबर अर्थात मेष राशि से इसको चालू किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर 12 तक आप देख पा रहे हैं लग्न कुंडली बनी हुई है। इसमें जितने भी ग्रह बैठे हैं ये सभी ग्रह उच्च के हैं। कैसे समझेंगे? 1 अर्थात मेष राशि, मैंने आपको पहले भी कहा था, जितनी भी 12 राशियां हैं इनको नंबर से यदि आपने याद कर लिया, आपको याद करने के अंदर समझने में बहुत ही सहजता उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। 1 अर्थात मेष राशि, और मेष राशि में सूर्य सदैव उच्च के होते हैं। अब यहां समझने की बात यह है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं या आपकी ही कुंडली देख रहे हैं, जरूरी नहीं है सूर्य इसी स्थान पर बैठे हों। आपको जो चेक करना है वो ये करना है, 1 नंबर इन 12 खानों में जहां कहीं भी हो, यदि 1 नंबर में सूर्य देव बैठे हैं तो ये सदैव उच्च के होंगे और व्यक्ति को बड़े अच्छे लाभ देते हैं। तो इसे इस तरीके से समझिएगा, 1 नंबर कुंडली में जहां कहीं भी लिखा हुआ हो, किंतु यदि उसमें सूर्य विराजमान है अर्थात मेष राशि में सूर्य विराजमान है तो ये सदैव उच्च के हो जाते हैं। 2 अर्थात वृष राशि, और वृष राशि के अंदर चंद्रदेव जो होते हैं वो सदैव उच्च के होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं या आपकी ही कुंडली देख रहे हैं, यदि 2 नंबर जिस भी जगह लिखा हो इन 12 खानों में, यदि चंद्रमा वृष राशि के अंदर विराजमान है तो ये सदैव उच्च के होंगे और व्यक्ति को अच्छे लाभ देते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं राहु और केतु, इन 2 राशियों के अंदर राहु और केतु उच्च के होते हैं। इनको क्योंकि नवग्रहों के अंदर कोई भी घर प्राप्त नहीं है, इसलिए अवस्था के रूप में इनको 2 राशियों में उच्चत्व प्राप्त हुआ है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, अगर 2 नंबर में राहु विराजमान है या 3 नंबर में राहु विराजमान है, ये 2 और 3 कहीं पर भी हो सकता है। राहु यदि 2 नंबर अर्थात वृष राशि में विराजमान है या फिर मिथुन राशि में विराजमान है तो ये सदैव उच्च के हो जाते हैं और इनको सदैव बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। किस गतिविधियों से शुभ फल देते हैं ये आप धीरे धीरे आगे समझते चले जाएंगे। 4 अर्थात कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, किंतु कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति सदैव उच्च के होते हैं।
इन 12 स्थानों के ऊपर 4 नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ हो, उसका कारण है यहां हमने मेष राशि से इस कुंडली को बनाया है। हो सकता है यहां पर वृष लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की हो, मीन लग्न की हो, कुंभ लग्न की हो, उसी के अनुसार आगे की गणना होना प्रारंभ होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूं 4 नंबर इस कुंडली में जहां कहीं भी लिखा हुआ हो, किंतु आपको जो चेक करना है कि 4 नंबर जहां पर भी हो वहां यदि देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो ये सदैव उच्च के होंगे। और देवगुरु बृहस्पति उच्च का होना अर्थात व्यक्ति को सदैव देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 5 नंबर में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। 6 नंबर में आप देख रहे हैं 6 अर्थात कन्या राशि, और कन्या राशि में जो बुध हैं वो उच्च के होते हैं। ये एकमात्र अकेले ग्रह हैं जो अपनी ही राशि के अंदर उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्थितियां ये है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ में जो बुध की स्थिति बनी हुई है, बुध देव को एक बाल्य ग्रह, एक कुमार ग्रह माना गया है। और एक बालक सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन कहां फील करता है? तो अपने घर में। उसी प्रकार ये एकमात्र ग्रह हैं, बाकी सभी ग्रह अलग अलग राशियों, अलग अलग ग्रहों के अंदर जाकर उच्च के हुए हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि अर्थात अपने ही घर के अंदर उच्च के होते हैं। 7 अर्थात तुला राशि, और तुला राशि के अंदर शनि देव सदैव उच्च के होते हैं। इन 12 स्थानों पर 7 नंबर जहां कहीं भी लिखा हुआ हो, यदि शनिदेव उस स्थान पर विराजमान हैं तो सदैव शुभ फल देते हैं उच्च के होकर। 8 और 9 जिस प्रकार 2 राशियों में राहु देव उच्च के हुए, उसी प्रकार 2 राशियां वृश्चिक और धनु के अंदर यदि केतु देव विराजमान हो, या तो वृश्चिक में हो, दोनों में से एक ही जगह हो सकते हैं, या तो वृश्चिक में हो या धनु में हो, कहीं पर भी हो सकता है। 8 और 9 नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। इन दोनों में से कहीं पर भी यदि केतु देव विराजमान है तो ये उच्च के होते हैं और बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। 10 अर्थात मकर राशि, और मकर राशि के अंदर मंगल देव उच्च के होते हैं। ये अकेले एकमात्र ग्रह हैं जो अपनी शत्रु राशि में जाकर भी उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल देव को नवग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है, और सेनापति में ही इतनी दक्षता होती है कि अपने शत्रु के घर जाकर भी विजय पताका को गाड़ सके। ऐसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए शनि की राशि में जाकर भी मंगल देव उच्च के होते हैं। 11 नंबर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। 12 अर्थात मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। इस किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, 12 नंबर जहां कहीं भी लिखा हुआ हो, उस 12 नंबर में यदि शुक्र देव विराजमान हो तो ये सदैव उच्च के होते हैं और बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। तो आपने देखा इस कुंडली में जितने भी ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस नंबर पर बैठे हुए हैं, वो सभी ग्रह उच्च के हो रहे हैं। अब इसे समझने का सबसे सहज और सरल तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहां आप नोटिस कीजिएगा, इस कुंडली के अंदर हमने किसी भी ग्रह को नहीं छेड़ा है। इस कुंडली में भी ग्रह सेम है। आप नोटिस कीजिए, सारे ग्रह जहां जहां विराजमान है वहां वहीं विराजमान है। हमने सिर्फ एक गतिविधि के अंदर परिवर्तन किया है। यहां हमने कुंडली जो चालू करी वो 1 नंबर अर्थात मेष राशि से की, और यहां जो कुंडली हमने चालू की वो तुला राशि से की। यहां जो तुला राशि है इसको जस्ट ऊपर किया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस प्रकार से 12 राशियां बनी। और इस कुंडली में जहां मेष राशि से चालू करने पर सारे ग्रह उच्च के थे, वहीं तुला राशि में इस कुंडली को चालू करने से सारे ग्रह नीच के हो गए हैं। बहुत ही सहज तरीके से आप इस थ्योरी से उच्च और नीच को समझ सकते हैं। और आपने यदि 2-3 दिन भी 5-5 मिनट भी इसको दे दिए, आपको सभी ग्रहों के उच्च नीच याद हो जाएंगे। यहां देखिए, सूर्य 1 में उच्च के हो रहे हैं, 7 में नीच के हो रहे हैं। शनि 7 में उच्च के हो रहे हैं, 1 में नीच के हो रहे हैं। चंद्रमा 2 के अंदर अर्थात वृष राशि में उच्च के हो रहे हैं, 8 अर्थात वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 अर्थात कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं, 10 अर्थात मकर राशि में नीच के हो रहे हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्च के हो रहे थे, कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। राहु और केतु वृष राशि और धनु राशि में उच्च के हो रहे थे। यहां आप देखेंगे वृश्चिक और धनु के अंदर नीच के हो रहे हैं। केतु वृश्चिक और धनु के अंदर उच्च के हो रहे थे, आप देख रहे हैं वृष और इसी के साथ के अंदर मिथुन राशि में नीच के हो रहे हैं।
बुध देव अपनी ही राशि अर्थात कन्या राशि में उच्च के हो रहे थे, किंतु यहां आप देखिए तो शुक्र देव मिथुन राशि के अंदर, माफ कीजिएगा, कन्या राशि के अंदर नीच के हो रहे हैं, जहां बुध देव उच्च के हो रहे थे। अब यहां देखिए बुध देव जहां जिस राशि में शुक्र देव उच्च के हुए थे उस राशि के अंदर बुध देव नीच के हो गए हैं। जिस राशि में बुध देव उच्च के हुए थे उस राशि में शुक्र देव नीच के हो गए हैं। बहुत सहज तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। दोनों कुंडलियों को ड्रॉ कर लीजिए और 5-10 मिनट 2-3 दिन भी यदि आपने इस पे फोकस किया, बड़ी आसानी से आपको उच्च नीच पता पड़ जाएंगे। इसे एक और फॉर्मेट से मैं आपको समझा देता हूं। 1 और लेकर 12 तक मैंने आपको बताया था, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इनको 1, 2, 3, 4 से अगर आपने गणना कर ली तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। सूर्य 1 का उच्च का अर्थात मेष राशि का उच्च का, 7 का नीच का अर्थात तुला राशि में नीच के, शनि देव 7 के उच्च के अर्थात तुला राशि में उच्च के और 1 के नीच के अर्थात मेष राशि में उच्च के, माफ कीजिएगा नीच के। इस प्रकार से 1-7, 1-7, 2-7 की गणना यदि आपने लगा दी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। सूर्य 1 के उच्च के, 7 के नीच के, चंद्रमा 2 के उच्च के, 8 के नीच के, देवगुरु बृहस्पति 4 में उच्च के, 10 में नीच के, मंगल देव 10 में उच्च के, 4 में नीच के, बुध देव 6 में उच्च के, 12 में नीच के, शुक्र देव 12 में उच्च के, 6 में नीच के, राहु और केतु 2 और 3 में उच्च के, 8 और 9 में नीच के, केतु 8 और 9 में उच्च के, 2 और 3 में नीच के। इस तरीके से यदि आपने इसको याद कर लिया, बड़ी ही सहज तरीके से आपको ग्रहों के उच्च नीच समझ में आ जाएंगे। और जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली आप देखेंगे तो सर्वप्रथम उसमें चेक करना होता है कितने ग्रह इस कुंडली में उच्च के बने हुए हैं, कितने ग्रह इस कुंडली में नीच के बने हुए हैं। मैंने आपको ग्रह की उच्च और नीच की डेफिनेशन बताई है। उच्च के ग्रह बाध्य होते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए, नीच के ग्रह बाध्य होते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। आपको 1-2 दिन का समय में 5-10 मिनट का समय अवश्य लगेगा, किंतु एकाग्र चित्तता से यदि आपने इसको समझा, बहुत ही सहज तरीके से आपको उच्च और नीच दोनों बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूं जितने सहज और सरल तरीके से आज मैंने आपको ग्रहों के उच्च नीच समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ अवश्य आया होगा। कल एक और श्रृंखला के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।